सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इससे पहली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि गर्भधारण के बाद शिशु की गर्भाशय के अंदर 9 महीने किस प्रकार विकास होता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाकर में भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। मनुष्य का जो शुक्राणु होता है वो होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। अब इस शुक्राणु में क्या होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। शुक्राणु के जो होते हैं वो 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष भाग, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पूंछ। या हम कह सकते हैं हेड पीस, मिडिल पीस और टेल, यानी कि पूंछ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस शुक्राणु का एक डायग्राम है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस शुक्राणु के कुछ भाग होते हैं। शुक्राणु जो शीर्ष वाला भाग होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, परत होती है एक्रोसोम की। ये एक्रोसोम की परत है। उसके पीछे एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, केंद्रक स्थित होता है, जिसे हम बोलते हैं नाभिक। यानी नाभिक होता है न्यूक्लियस। और नाभिक में क्या होता है, जो पुरुष होता है, पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, वो कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। इसका शीर्ष भाग कहलाता है ऊपर वाला। इसके पीछे जो है वो मध्य भाग है। मध्य भाग यानी कि बीच वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शुक्राणु को या स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है, जिससे कि ये अंडे तक पहुंच सके और पहुंचने के बाद अंडे को निषेचित कर सके। इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है पूंछ। आपको दिखाई दे रही है, ये जो है इसकी पूंछ है। पूंछ क्या करती है, पूंछ केवल शुक्राणु को तैरने में सहायता करती है, जिससे ये योनि के रास्ते से गर्भाशय होते हुए और अंडे को निषेचित करने के लिए पहुंच जाए। इसका आगे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, एग एंड स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का जो है फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मादा का क्या है, अंडाणु है। अंडाणु के पास ही क्या है, शुक्राणु है। अब जो मादा का अंडाणु होता है उसके जो बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना पेलुसिडा। कोरोना पेलुसिडा जो होता है, अब जो स्पर्म होता है, स्पर्म की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है उसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो क्या करता है, यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले भाग में ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या करता है, जो अंडाणु होता है, जो अंडा होता है, अंडे की जो ऊपरी वाली भाग होती है जिसे बोलते हैं कोरोना पेलुसिडा, उसकी जो बाहरी वाली परत होती है उसमें छिद्र करके ये अंडे के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है एक्रोसोम, जिससे अंडा क्या होता है, निषेचित हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो शुक्राणु है यानी कि स्पर्म है, वो अंडे को ये जो स्पर्म है इस अंडे को निषेचित कर चुका है। इसका आगे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। या उसके बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ कि निषेचन किस प्रकार से होता है। निषेचन की क्रिया में एक मादा होता है और एक पुरुष, यानी कि एक्स वाई होते हैं वो नर के अंदर होते हैं, और जो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं वो मादा के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। ऐसे यहाँ क्या होगा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये वाला भी एक्स हो जाएगा। अगर ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिलता है तो बनता है एक्स एक्स, यानी कि जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी वो क्या होगी, एक्स एक्स होगी, यानी कि मादा होगी।
अगर इस वाले एक्स का या इस वाले वाई का इस वाले एक्स से हो जाता है निषेचन, यानी कि एक्स वाई होगा, तो क्या होता है, लड़का यानी कि नर उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं निषेचन की क्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है, 50% प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होती है, 50% प्रायिकता होती है पुरुष यानी कि नर उत्पन्न होने की, और 50% प्रायिकता होती है स्त्री उत्पन्न होने की। तो आइए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। हमारा टॉपिक था शुक्राणु, यानी कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से होती है। अब जो स्पर्म होता है, स्पर्म में क्या होता है, 3 मुख्य भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो पहला भाग होता है वो कहलाता है इसका शीर्ष। तो शीर्ष किसे कहते हैं, ये क्या होता है, शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है वो कहलाता है इसका शीर्ष। अब इसी भाग में क्या होता है, अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है, एक अंडाकार केंद्रक है। इसके में क्या होता है, केंद्रक होता है जिसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कौन से होते हैं इंसान पुरुष के अंदर, एक्स और वाई। एक्स वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो जो टोपी जो आपको संरचना दिखाई दे रही है टोपी नुमा, ये संरचना है, इसमें क्या होते हैं, मनुष्य के या पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्र स्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, जो नर आनुवांशिक लक्षणों को संतति का मतलब क्या है कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसमें स्थानांतरित करते हैं एक्स वाई, यानी जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसके अंदर क्या होते हैं, जो माता पिता होते हैं बच्चे के, उसके जो लक्षण होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। अभी जो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, जब ये गुणसूत्र होने वाली संतान के अंदर पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको जो डीएनए होता है, डीएनए में एक पदार्थ होता है जीन। जीन क्या करता है, जो उनकी माता पिता हैं संतान के, उसके लक्षणों को निर्धारित करता है कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसके जैसे कि हाथ की लंबाई या रंग रूप किस प्रकार का होता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, जीन करता है। और जीन कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए में उपस्थित होता है। सबका डीएनए अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसका शीर्ष भाग में, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो शीर्ष भाग होता है, तो शीर्ष भाग में क्या होता है, केंद्रक के आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है। आपको देख सकते हैं ये क्या है, एक टोपी नुमा संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, अंडे को निषेचित, जो अंडा होता है, मादा का जो अंडाणु होता है या अंडा होता है, उसके जो बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं कोरोना पेलुसिडा। उसकी जो ये चोंच बनी हुई है इसकी स्पर्म की, इसमें क्या करती है, छिद्र करके शुक्राणु जो है यानी कि स्पर्म जो है इस अंडे में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम बोलते हैं हाई एल्यूनिडोज एंजाइम। एक्रोसोम क्या करता है, इस एंजाइम को स्रावित करता है जिससे कि अंडाणु जो होता है वो निषेचित हो जाए। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इसके पार्ट दिए हुए हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एक्रोसोम स्पेस, न्यूक्लियस, आउटर एक्सोसोम, मेंबर, माइट्रोकांडिया, ये वाला जो भाग होता है मिडिल वाला, ये मध्य भाग, यहाँ पर माइट्रोकांडिया स्थित होता है। जो पूंछ वाला भाग होता है वो बाहर ही रहता है। जब अंडाशय में क्या होता है, जब अंडा निषेचित होता है तो जब शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म होता है, उसका शीर्ष भाग और मध्य भाग अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन जो पूंछ वाला भाग होता है वो अंडे के अंदर प्रवेश नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं, यह मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीय भित्ति को भेदने का कार्य करता है। कौन भेदने का कार्य करता है, जो एक्रोसोम के जो लेयर है इसके शीर्ष भाग में आपको दिखाई दे रही है चोंच जो होती है, क्या करता है, ये अंडे को भेदने में सहायता करता है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है जो बाहर वाली लेयर है अंडे की, एक कोरोना पेलुसिडा कहलाती है ये लेयर, ये जो लेयर होती है। तो इसको जो भेदने का कार्य करता है वो कौन करता है, एक्रोसोम, जो स्पर्म के शीर्ष पर उपस्थित होता है। जिससे क्या होता है, शुक्राणु जो है मतलब जो अंडा होता है वो क्या होता है, निषेचित हो जाता है। और शीर्ष भाग में क्या होता है, केंद्रक के
आप इस डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है आपको एक स्पर्म का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप सब कुछ जो पार्ट हैं एक स्पर्म के वो देख सकते हैं, जैसे कि एक्रोसोनल स्पेस है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक होता है, नाभिक होती है, उनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इनमें आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शुक्राणु होते हैं वो या स्पर्म होते हैं वो कितनी संख्या में, आप देख सकते हैं ये करोड़ों की संख्या में अंडे की तरफ रेस लगाते हैं। जैसे कि रेस लगाते हैं मनुष्य, इसी प्रकार से जो स्पर्म होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक रेस लगाते हैं अंडे की तरफ जाने के लिए। इस डायग्राम देख सकते हैं आप, और इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये डायग्राम है कि जब अंडा जो है निषेचित हो जाता है उसके बाद की जो क्रिया है वो ये इस चित्र में दिखाई गई है। ये मादा जननांग तंत्र है जिसमें क्या होता है, ये अंडाशय होता है, अंडाशय से क्या होता है, अंडा निकलता है, और आपको ये दिखाई दे रही होंगी थोड़ी हल्की हल्की, ये जो होती हैं झालर सी होती हैं जो क्या करती हैं, अंडे को अपनी तरफ खींच लेती हैं। जब अंडे को अपनी तरफ खींच लेती हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, योनि के रास्ते से इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, अंडे की तरफ पहुँचते हैं, यानी कि अंडाणु की तरफ पहुँच जाते हैं। जब अंडाणु का स्पर्म के साथ हो जाता है निषेचन की क्रिया, आप इसमें देख सकते हैं कि जो अंडा है उससे क्या है, इसके पास में शुक्राणु पहुंच गए हैं कंप्लीट रूप से। जब अंडा शुक्राणु से क्या होता है, निषेचित हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होता है वहाँ पर फर्स्ट प्राइमरी, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसकी जाइगोट बोलते हैं युग्मनज को, युग्मनज बन जाएगा। फिर एक ही जाइगोट के अंदर 2 सेल बन जाते हैं, 2 के बाद 4 बन जाते हैं, 4 के बाद 8 बन जाते हैं। फिर करते करते ये टोटल 64 सेल्स कंप्लीट कर देते हैं। जब 64 सेल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या करता है, जो अंडा होता है निषेचित जो अंडा होता है वो ब्लास्टोमास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लास्टोकास्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, वो गर्भाशय की दीवार से लग जाता है। गर्भाशय की दीवार से लग जाने के बाद वो क्या है, गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है, और 9 माह बाद संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब आता है स्पर्म का सेकंड भाग, जिसे बोलते हैं मध्य भाग, मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या क्या होता है ये देखते हैं। यह शुक्राणु का, इस शुक्राणु के जो पीछे का भाग होता है, ये क्या हो जाता है, इसका शीर्ष भाग, दूसरा होता है इसका पीछे भाग। तो जो पीछे का भाग होता है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम इसमें मध्य भाग में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास अत्यधिक कम मात्रा में इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। अब यह भाग क्या करता है, शुक्राणु का कहलाता है ऊर्जा केंद्र कहलाता है। अब ऊर्जा केंद्र कैसे कहलाता है, ऊर्जा केंद्र ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसी भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है जिससे कि ये अंडे तक पहुंच सके और उसे निषेचित कर सके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मध्य भाग होता है स्पर्म का, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो उसका ऊर्जा का केंद्र होता है। ये आपका लास्ट भाग है जिसका पूंछ, जिसे बोलते हैं टेल। ये क्या होता है, यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा धागेनुमा भाग होता है। पूंछ के कारण ही जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ वाला भाग अंडाणु में प्रवेश नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब अंडे को स्पर्म निषेचित करता है तो उसका केवल शीर्ष भाग और मिडिल भाग ही, आप देख सकते हैं चित्र में, मिडिल भाग ही अंडे को निषेचित करता है। जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये जो होता है पूंछ वाला भाग, वो अंडे के अंदर प्रवेश नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में शुक्रिय प्रद्रव्य, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सीमन। तो सीमन क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वीर्य। वीर्य का क्या होता है, वीर्य के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, किस किस चीज से वीर्य मिलकर बनता है। तो शुक्राणुओं तथा एपीडी शुक्र नलिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथियों का मिश्रित जो स्राव होता है वो क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर्य। यानी कि जो वीर्य होता है
उसके अंदर वो किस किस चीज़ों से बनता है, किस किस चीज़ों का मिश्रित होता है, वो होता है एपिडीडाइमिस, शुक्रनलिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथियों का जो है वो मिश्रित स्राव जो होता है वो क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं वो इसके स्राव में हेल्प करती हैं, जिससे कि जो शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होता है वो बाहर निकल जाए। अब वीर्य के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं ये देखते हैं। वीर्य में फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो स्पर्म होता है या वीर्य होता है उसका रंग कैसा होता है, वो दूधिया रंग का एक द्रव होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.5 इसका पीएच मान होता है। जो वीर्य होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 तक होता है। या हम कह सकते हैं जो वीर्य होता है वो क्षार्य होता है, क्योंकि क्षार किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षार्य कहलाता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय कहलाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। तो जो हमारा वीर्य है या पुरुषों का जो वीर्य होता है वो क्षार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो वीर्य होता है ये क्या करता है, यह स्त्री की योनि की अम्लीयता, जो मूत्र होता है, जो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। मूत्र जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 6 होता है। जब पीएच मान 6 है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अम्लीयता को कम करने का कार्य करता है। और मैथुन के समय यानी कि हम कह सकते हैं संभोग के समय यह स्त्री के जनन मार्ग को क्या करता है, स्नेहक बनाकर घर्षण को कम कर देता है, यानी कि चिकना कर देता है, जिससे कि घर्षण उत्पन्न ना हो। अब एक बार में पुरुष जो है वो लगभग 3.5 मिलीग्राम वीर्य विसर्जित करता है। अब 3.5 मिलीग्राम वीर्य में कितने शुक्राणु होते हैं, लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं 3.5 मिलीग्राम में। यानी हम कह सकते हैं कि 3.5 मिलीग्राम में या 3.5 मिलीग्राम वीर्य में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जो स्त्री के अंदर योनि के रास्ते से अंडे तक पहुंचते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कुछ ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्पर्म है, आप दिखाई दे रहे होंगे, ये स्पर्म है जो क्या है योनि के रास्ते से होते हुए अंडवाहिनी की हेल्प से या अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से अंडे तक पहुंच रहे हैं, जहां से ये अंडे को निषेचित कर सकते हैं। आप डायग्राम में थोड़ा बड़ा जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये स्पर्म है, ये स्पर्म जा रहे हैं, ये स्पर्म है जो ये है इसकी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी से होते हुए ये इसकी ओवरी है, अंडाशय, अंडाशय तक पहुंचते हैं, जहां पर स्पर्म का मेल होता है। मीट्स मतलब मेल मिला है किससे, एग से, अंडे से मिलता है। तो उस स्थान को हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि जहां पर स्पर्म या शुक्राणु अंडे से या अंडाणु से मिलता है और उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्पलरी इस्थमस जंक्शन। उस स्थान को हम बोलते हैं एम्पलरी इस्थमस जंक्शन। ये पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो शुक्राणु हैं वो कितने समय तक जीवित रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो शुक्राणु जो है वो 24 से 48 घंटे तक ही अंडे को निषेचित करने की क्षमता रखता है। अगर इससे अधिक समय हो जाता है तो जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो अंडे को निषेचित कर नहीं सकता, या उसके बाद वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाता। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्पर्म है वो क्या कर रहे हैं, इस अंडे को निषेचित कर पा रहे हैं। और इसमें चित्र में देख सकते हैं केवल एक ही स्पर्म जो है वो इस अंडे को निषेचित कर पाया है, बाकी जो है वो बाहर आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर स्पर्म का अंडे के साथ 24 से 48 घंटे तक निषेचन हो जाता है तो जो स्त्री होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वरना वो प्रेग्नेंट नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो इसको निषेचित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंडे हैं या स्पर्म है वो शुक्राणु को या अंडे को किस प्रकार के निषेचित करते हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये स्पर्म है जो अंडे की तरफ बहुत ही जैसे रेस लगाते हैं, इस तरह से रेस लगा रहे हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप कितनी मात्रा में, 20 से 30 करोड़ की मात्रा में
शुक्राणु जो है वो अंडे की तरफ ट्रैवल करते हैं, लेकिन केवल एक ही जो शुक्राणु होता है वो अंडे को निषेचित कर पाता है, जिससे उत्पन्न होने वाली संतान होती है वो नर होती है या मादा होती है। उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस पर में एक खास बात ये होती है कि जिस भी साइड में अब जो अंडा होता है वो इस तरीके या तो राइट साइड में बनेगा या फिर लेफ्ट साइड में बनेगा। अब जिधर भी साइड में अंडे बनते हैं, जो स्पर्म होता है, अगर मान लो अंडा जो है इस साइड में बनेगा तो जो स्पर्म होंगे वो इधर को जाने लगेंगे। अगर अंडा इधर साइड में बनेगा तो स्पर्म ऑटोमेटिक ही इधर को जाने लगेंगे। और ये जो क्रिया होती है इस तरीके के अंदर अपना आप ही होती है, यानी कि ऑटोमेटिक ही होती है। तो इसी के साथ आपका एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।